नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 14 जुलाई से 31 अगस्त की समसामयिक घटनाओं के संग्रह का दूसरा भाग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें पिछले वीडियो के बचे हुए सेगमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो में पिछले सेगमेंट के बचे हुए न्यूज से, जो कि व्यक्ति दिवस, त्योहार, पुरस्कार और संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम का सेगमेंट था। और उसके कुछ न्यूज जो है पिछले वीडियो में वो कवर किए जाने बाकी रह गए थे, तो उन न्यूज को हम लोग आज इसमें कवर करेंगे। फिर हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो जो बचा हुआ न्यूज था, उसमें अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की विरासत को ऐतिहासिक सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर एक वैश्विक पुरस्कार की शुरुआत की है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो उन्हीं के विरासत को ऐतिहासिक सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर एक वैश्विक पुरस्कार की शुरुआत की। और इस पुरस्कार का उद्देश्य जो है विकासशील देशों में, ध्यान रखिएगा, जो डेवलपिंग नेशंस हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो उन विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा अर्थात फूड सिक्योरिटी और सतत कृषि के क्षेत्र में दिए गए योगदान को सम्मानित करना ही इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य है। और इस पुरस्कार के शुरुआत की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में एम.एस. स्वामीनाथन के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है, जो कि है 7 अगस्त 1925। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के कुंभकोणम में। और इस वर्ष 2025 में इनके जन्म का 100 वर्ष पूरा हो जाता है, तो उनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ही इस पुरस्कार को शुरू किया गया है। और वर्ष 2025 का जो प्रथम पुरस्कार है, यानी कि इस वर्ष का जो शुरुआती में जो दिया गया पुरस्कार है, पहला पुरस्कार है, वो नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडे नले को प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को 25,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि के साथ साथ एक पदक प्रदान किया गया है। तो इस पुरस्कार को, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका कि नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो इनके लेखक है डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इस तरह से जिसके जो न्यूज बचा रह गया था उसको हमने समाप्त कर दिया है। और अब हम लोग अगले खंड की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है खेल से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है कि हाल ही में ICC के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार क्रमशः वर्ष 2027, वर्ष 2029 और वर्ष 2031 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच का आयोजन जो है इंग्लैंड की मेजबानी में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, तो आने वाले 3 वर्षों का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है कि 27, 29 और 31 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो इंग्लैंड की मेजबानी में ही आयोजित किया जाएगा, यानी कि उसका जो फाइनल मैच होगा। और इससे पूर्व वर्ष 2021, 2023 और 2025 के फाइनल मैच की मेजबानी भी इंग्लैंड के द्वारा की गई थी। यानी कि ध्यान रखना है कि जब से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है, तब से लेके 2031 तक के सभी संस्करण जो है, यानी कुल मिलाकर जो 6 संस्करण हो जाएंगे, वो सारे के फाइनल मैच का आयोजन जो है इंग्लैंड की मेजबानी में किया गया है या किया जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिए। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया में आयोजित जो फीडे महिला विश्व कप 2025 है, वो जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो नाम हमें ध्यान में रखना है, दिव्या देशमुख, जो कि फीडे महिला विश्व कप यानी जो कि चेस के लिए यानी शतरंज के लिए जाना जाता है, उसको जीतने वाली यानी इस टाइटल को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और फाइनल में उनका मुकाबला जो है भारत की ही एक और खिलाड़ी जो कि जिनका कि नाम है कोनेरू हम्पी, उन्हीं के साथ, यानी दोनों फाइनलिस्ट थी।
और दोनों इंडियन थी और उसमें दिव्या देशमुख ने इस टाइटल को जीता है और इस जीत के साथ ही वह भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, चौथी महिला ग्रैंड मास्टर। और इससे पहले जो तीन या जो चारों नामों का अगर बात किया जाए तो कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, हारिका द्रोणावल्ली और दिव्या देशमुख। तो ये चार नाम हैं जो चार भारत की तरफ से चार महिला ग्रैंड मास्टर हैं, उन्हें ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारतीय फुटबॉल के पहले स्थानीय कोच के रूप में किन की नियुक्ति की गई है। यानी पहले स्थानीय कोच यानी कि भारत की जो वर्तमान जो राष्ट्रीय स्तर की जो फुटबॉल की टीम है उसके पहले भारतीय या स्थानीय कोच की अगर बात किया जाए तो खालिद जमील की नियुक्ति की गई है पहले स्थानीय कोच के तौर पर। अगला न्यूज है धीरियो या धीरी के नाम से जाने जाने वाली जो सांडों की लड़ाई है यानी धीरियो बुल फाइटिंग है, उसका संबंध भारत के किस राज्य से है तो गोवा से है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में जो पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया है वो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर उसके प्रसिद्ध डल झील में किया गया है। ध्यान रखिएगा ये भारत का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है और इसका जो शुभंकर था अर्थात जो मैस्कॉट था वो हिमालयन किंगफिशर था और इसका आयोजक जो थे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर खेल परिषद थे। और जो शीर्ष 3 पदक विजेता राज्य रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे आया है, उड़ीसा दूसरे स्थान पे और केरल जो इसमें तीसरे स्थान पे आया है। तो ये तीनों नामों को हमें ध्यान में रखना है। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत बीसीसीआई के द्वारा ब्रोंको टेस्ट यानी कि ब्रोंको टेस्ट का संबंध किस खेल से है तो क्रिकेट से है और इसे वर्तमान हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा जो है भारतीय टीम में खिलाड़ियों के चयन के लिए इसे फिटनेस टेस्ट के तौर पे शुरू किया गया है। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रोंको टेस्ट है वो रग्बी से प्रेरित है। जहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ कि अभी वर्तमान में बीसीसीआई में 2 तरह के टेस्ट हैं, एक तो योयो टेस्ट जिसका आपने नाम सुना होगा, अब ये है एक ब्रोंको टेस्ट और दोनों में जो मुख्य अंतर है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि योयो टेस्ट में जहाँ ब्रेक मिलता था यानी कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कुछ सेकंड का ब्रेक दिया जाता था, लेकिन इसमें जो है ये चूंकि ये निरंतर सहन शक्ति या सहनशीलता से संबंधित टेस्ट है, स्टेमिना से संबंधित टेस्ट है, तो इसमें किसी भी तरह का ब्रेक जो है नहीं मिलता है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है कि एक में ब्रेक दिया जाता है, दूसरे में ब्रेक जो है नहीं दिया जाता है। और ब्रोंको टेस्ट में 6 मिनट में 1200 मीटर की दौड़ लगानी होती है और वो भी बिना ब्रेक के 20 मीटर 40 मीटर और 60 मीटर के शटल में। तो ये मुख्य अंतर होता है। और योयो टेस्ट में क्या होता था कि उसमें जो खिलाड़ी होते थे उनको 20 मीटर के अंतराल पर दौड़ना पड़ता था और हर 40 मीटर दौड़ने के बाद 10 सेकंड का ब्रेक दिया जाता था। तो यही दोनों में मुख्य अंतर है, यानी योयो टेस्ट में जहाँ ब्रेक दिया जाता था, ब्रोंको टेस्ट में वहाँ चूंकि ये निरंतर सहन शक्ति या सहनशीलता या स्टेमिना का टेस्ट है तो ये बिना ब्रेक का होगा, तो इसे ध्यान में रखिए। अगला न्यूज है राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये तिथि हम ध्यान में रखेंगे। और आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 2012 में इसे मनाने की घोषणा की गई थी और 2012 से प्रत्येक वर्ष यह 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। और यह दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में या जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो हमें ये ध्यान में रखना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और उनके नेतृत्व में जो है वर्ष 1928, 1932 और 1936 का जो ओलंपिक था उसमें भारत को हॉकी में 3 स्वर्ण पदक मिला था। तो उनका जो देश हित में जो योगदान था उनके योगदान को याद करते हुए उनके जन्म दिवस या जयंती के उपलक्ष्य में ये वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है 29 अगस्त को। और इस दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जो खेल पुरस्कार होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये 4 जो खेल पुरस्कार हैं वो इस अवसर पे राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं के आयोजन के लिए किस भारतीय शहर के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो गुजरात का शहर है अहमदाबाद। तो उस अहमदाबाद को ही जो वर्ष 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल जो होने वाले हैं उनके आयोजन के लिए जो राष्ट्रमंडल खेलों का जो संघ होता है उनके पास ये प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा भेजा गया है। तो इस जगह का नाम ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व निदेशक थे, कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उनको अगले 3 वर्षों के लिए ये भारत की तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF उसमें ये भारत की तरफ से नेतृत्व प्रदान करेंगे। इस तरह से एक और सेगमेंट हमारा समाप्त होता है और आज का जो हमारा आखिरी सेगमेंट है जो कि बिहार से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम है उसको हम लोग शुरू करेंगे। इसका पहला न्यूज है कि हाल ही में बिहार में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम यानी जो RTPS होता है उसके क्रियान्वयन में पहली बार भागलपुर और जहानाबाद जिलों ने संयुक्त रूप से प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो राइट टू पब्लिक सर्विसेज होता है यानी लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम उसके क्रियान्वयन में भागलपुर और जहानाबाद ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और बांका और बक्सर जो है वो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। आपको भी पता होगा कि अभी वर्तमान में बिहार में जो है वो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण ये कार्यक्रम जो है बिहार सरकार के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके देख रेख में ये शुरू किया गया था। तो इसका तिथि याद रखिएगा कि ये बिहार में कब शुरू किया गया, 24 जून 2025 को शुरू किया गया। और बिहार में जो पिछला मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण था जिसे हम लोग SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से भी जानते हैं, उसका आयोजन जो है वर्ष 2003 में किया गया था। तो एक वर्ष 2003 में किया गया था और अब जाकर इसे इस वर्ष 2025 में किया गया है। और सभी मतदाता सूचियां भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत तैयार किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना जरूरी है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1925 की धारा 21 भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने, ध्यान रखेंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1925 की धारा 21 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतदाता सूची को तैयार करने या किसी निश्चित समय के बाद उसे संशोधित करने, क्योंकि एक समय के बाद ऐसा होता है कि बहुत सारे उसमें नए वोटर भी जुड़ जाते हैं या बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो कि जिनका कि देहावसान हो चुका होता है यानी जो जिनकी की मृत्यु हो जाती है, तो उनको उस लिस्ट से हटाना भी है। यानी उस मतदाता सूची को संशोधित करने का काम भी जो है भारत निर्वाचन आयोग करती है। और संविधान का अनुच्छेद 324 जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं के संचालन की शक्ति प्रदान करता है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिए। अगला न्यूज है कि हाल ही में बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान वर्ष 2023-24 के लिए कैग रिपोर्ट पेश की गई है। तो इससे सारे बिंदुओं को हम लोग विस्तार से देखेंगे कि बिहार विधानसभा में जो मॉनसून सत्र इस वर्ष समाप्त हुआ है हाल फिलहाल में, उसमें जो है पिछले वर्ष के लिए कैग रिपोर्ट को जो है पेश किया गया है। और उस रिपोर्ट में उजागर किए गए जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें
उसे हम क्रम से देखेंगे कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो स्टेट का जो जीडीपी है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 14.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि एक सकारात्मक चीज है। और इस तरह से राज्य की जो कुल देनदारियां हैं उनमें भी 12.34% की वृद्धि हुई है। तो इन आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा, इन आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा। और जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें कमी आई है, जो कि 44,823 करोड़ से घटकर 35,629 करोड़ हो गया है। और जो प्रतिबद्ध व्यय होता है यानी ऐसा व्यय जो सुनिश्चित है, जिसे किया ही जाना है, जिसमें ब्याज भुगतान शामिल है, वेतन हो गया और पेंशन हो गया, ये प्रतिबद्ध व्यय में आते हैं। तो वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय का 36.89% रहा। यानी कि पिछले वर्ष जो भी राजस्व अर्जित किया गया था उस राजस्व के अर्जन का 36.89% हिस्सा जो है वो प्रतिबद्ध व्यय में खर्च किया गया है, यानी इसे ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन में खर्च किया गया। और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट जो है वो 3,26,230.12 करोड़ रुपए था, जिसमें से राज्य द्वारा 2,60,718.07 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी जो भी बजट एलोकेट किया गया था, यानी जो प्रस्तावित बजट था, उस प्रस्तावित बजट से लगभग 65,512 करोड़ रुपए कम खर्च किए गए। तो ये हमें ध्यान में रखना है, यानी कि जो प्रस्तावित बजट था उससे 65,512 करोड़ रुपए कम खर्च किए गए हैं। और केंद्र से प्राप्त कर की हिस्सेदारी में 18.95% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष में। और जो केंद्र से अनुदान प्राप्त होता है उसमें 9.99% की कमी आई है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में बिहार के मुंगेर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला सीताकुंड मेला, जो राज्य के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन आकर्षणों में से एक है, को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। तो ये पहली बार ऐसा है कि जो बिहार का मुंगेर में प्रतिवर्ष सीताकुंड मेला आयोजित किया जाता है उसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। अगला न्यूज है कि हाल ही में पीएम आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए कि जो लाभुक हैं या लाभार्थी हैं, जिनका कि नाम है सविता देवी, उनको 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित किया गया है, आमंत्रित किया गया है। और जहां तक सविता देवी जी का सवाल है, तो इनका संबंध जो है पटना जिले के मसौढ़ी के तारेगना डीह से है, यानी कि ये पटना जिले के मसौढ़ी के तारेगना डीह मोहल्ले की रहने वाली है। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में गया जी जिले के कोंच प्रखंड अंतर्गत गरारी पंचायत, ये हमें नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो होता है ये नाम, खास करके बीपीएससी का जो एग्जाम लिया जाता है उसमें ये नाम, जो गांव का नाम होता है या जिले का जो एक जगह होता है उस जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो हाल ही में गया जी जिले के कोंच प्रखंड अंतर्गत गरारी पंचायत की मुखिया पूजा कुमारी को, जो राज्य की सबसे युवा और 2 बार की निर्वाचित मुखिया है, ध्यान रखेंगे, राज्य की सबसे युवा मुखिया है और 2 बार की निर्वाचित है, को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस यानी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर होने वाले मुख्य समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आमंत्रित किया गया है। तो ये नाम हमें याद रखना है, जो कि पूजा कुमारी है, जो राज्य की सबसे युवा मुखिया है और जिनका संबंध गया जी जिले के कोंच प्रखंड के अंतर्गत गरारी पंचायत से है, उनको आमंत्रित किया गया है। अगला न्यूज है कि हाल ही में बिहार में महागठबंधन के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत जो है सासाराम से किया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद बिहार में महागठबंधन के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई थी। और वो कहां से किया गया था? तो सासाराम से किया गया था। ये नाम हमें ध्यान में रखना है। अगला न्यूज है कि हाल ही में बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने
औपचारिक रूप से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा प्रदान कर दिया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, यानी कि जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है उसको केंद्र सरकार द्वारा अब औपचारिक रूप से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 कहा जाएगा, यानी राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा दिया गया है। और यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के भीतर निर्मित होगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में बिहार में औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और ये काफी महत्वपूर्ण है ये न्यूज, क्यों? क्योंकि औटा सिमरिया पुल जो है वो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि उद्घाटन के बाद अगर इसके निर्माण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। और यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर गंगा नदी पर बना है। तो हमें इन तथ्यों को ध्यान में रखना है। साथ ही यह पुल जो है पटना के मोकामा को बेगूसराय के सिमरिया से जोड़ता है। और इस पुल की कुल लंबाई जो है वो 8.15 किलोमीटर है। तो ये हमें ध्यान में रखना है सारे तथ्यों को। औटा सिमरिया पुल जिसका कि उद्घाटन हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस तरह से हमारा यह न्यूज जो है इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट का आखिरी न्यूज था। इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर कोई आपका कमेंट होगा तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।